पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। पाकिस्तान हमसे जंग लड़ता है, उसकी कितनी छोटी इकॉनमी है, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए लड़ाई की। ये आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सरहद की बात है। आप साहब ये कैसे कह सकते हैं कि कोई आया नहीं है? अगर कोई आया नहीं है तो अभी बातचीत किस बात पे हो रही है? ऑपरेशन सिंदूर तुरंत हमने अटैक कर दिया। जो अभी हमारी सरकार है, उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए, क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कन्फ्यूजन में। अगर आप वहाँ मिसाइल फेंकेंगे, वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में, तो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि आप मिसाइल फेंकिए और हम उसका जवाब देते हैं। और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के, काफी हुआ है, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो एक नैरेटिव बनाना है कि हम घुस के घर में घुस के मारते हैं। दिस इज द नैरेटिव। ये एक नैरेटिव है। जो पहली रात थी जहां पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र ही नहीं करते हैं। और पर हवाई जहाज की लड़ाई सबसे अहम होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और वहां जो हुआ हम बात ही नहीं करना चाहते। और इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं कि हमने 7 इनके हवाई जहाज गिराया और हमने उसका जवाब नहीं दिया। बहुत बड़ा नुकसान उठाया है सिंदूर में। वो असलियत है, वो असलियत है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है, अभी वो कुछ नहीं करेंगे। नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने अपनी किताब में जो कुछ लिखा है वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के कामकाज के बारे में क्या बताता है। क्या मोदी सरकार छोटे देशों पर धौंस जमाती है, घर में घुसकर मारने की बात करती है, मगर जब चीन अमेरिका सामने होते हैं तो दुम दबा कर बैठ जाती है? क्या भारतीय विदेश नीति की ही तरह सुरक्षा नीति भी दिशाहीन और रीढ़ विहीन हो गई है, थोड़ा दबाव पड़ते ही लड़खड़ाने लगती है? क्या ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी रक्षा तैयारियों और रक्षा नीति की पोल खोल दी है? ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या खोया पाया? क्या भारत चारों तरफ से घिरता जा रहा है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, चिकन नेक पर नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। क्या बदलती जियोपॉलिटिक्स के साथ तालमेल बैठाने में हमारी लीडरशिप नाकाम हो गई है? पाकिस्तान भारत पर भारी पड़ता क्यों दिख रहा है? क्या हमने रूस जैसा विश्वस्त दोस्त भी खो दिया है और अब हम अकेले हो गए हैं? क्या हम अमेरिका और चीन के बीच झूल रहे हैं और कोई भी हम पर भरोसा नहीं कर रहा? 2 बल्कि 3 फ्रंट वार के लिए हम कितने तैयार हैं? क्या हमारे पास इसके लिए साजो सामान है? राफेल की नई खरीद से कितना फर्क पड़ेगा? क्या मौजूदा सरकार सेना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, और कर रही है तो ये कितना घातक है? अमेरिका की बदलती रक्षा नीति में भारत को नज़रअंदाज कर दिया गया है। क्या ये एक चेतावनी है या फिर एक मौका? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण साहनी। प्रवीण साहनी ने पूर्व सेना अधिकारी भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी। वे भारत, चीन, पाकिस्तान से जुड़े सुरक्षा मुद्दों, रक्षा नीतियों और क्षेत्रीय भू राजनीति पर अपनी गहन और अक्सर दो टूक राय के लिए जाने जाते हैं। साहनी सुरक्षा मामलों पर कई किताबें भी लिख चुके हैं। वे फोर्स नामक रक्षा पत्रिका के संपादक हैं और मशहूर यूट्यूबर भी हैं। बात बोलेगी में आपका स्वागत है। साहनी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हाल में जनरल नरवणे की किताब का बड़ा शोर मचा, काफ़ी विवाद हुआ। आपको क्या लगता है, अगर हम किताब को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई उसको अलग रख दें, लेकिन जो उन्होंने अपनी किताब में मेमोयर में कहा है उसको कितनी गंभीरता से देखते हैं आप? पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि 15 जून 2020 को गलवान किलिंग हुई थी। 2 दिन के बाद, नॉट 2 दिन के बाद, 19 जून को 2020 को प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि कोई आया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, चाइनीज़ को ये बता दिया गया था कि आप लड़ाई जीत गए हैं। जीत कैसे गए हैं कि हमने आपकी जो 1959 की क्लेम लाइन है उसको हमने मान लिया है। नरावने लिख रहे हैं अपनी वो जो एक्सर्प्ट्स आए हैं अनपब्लिश्ड मेमोयर के, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उनको ये हिदायत थी कि कोई भी शॉट फायर नहीं होगा जब तक सबसे टॉप पे से क्लियरेंस ना हो, मतलब प्रधानमंत्री। तो अब क्या हुआ होता है कि 31 की रात को टैंक आने शुरू हो जाते हैं। उनके जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं वाई के जोशी, वो बोलते हैं कि साहब टैंक्स आ रहे हैं। अब टैंक्स आ रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। हिदायत ये दी गई थी। तो नरावने एज द आर्मी चीफ, वो पहली बात तो मैं ये समझता हूँ उनके पास, कंसिडरिंग वो पूरी सिचुएशन टेंस थी, डायरेक्ट हॉटलाइन होनी थी प्राइम मिनिस्टर के पास। वो नहीं थी, चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने राजनाथ सिंह को फ़ोन किया, जयशंकर को फ़ोन किया, एनएसए को फ़ोन किया, सीडीएस को फ़ोन किया, बिपिन रावत को, सबको फ़ोन किया। 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे फाइनली ये बताया गया, राजनाथ सिंह टोल्ड द आर्मी चीफ कि आप जो उचित समझें आप करिए। अरे बाबा, वो आर्मी चीफ का काम इसी को लेकर तो कंट्रोवर्सी है कि ये क्या उचित लगे और क्या कीजिए। नहीं, इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी, आप क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके ऊपर कैसे हो सकती है आर्मी चीफ के ऊपर? ये तो पॉलिटिकल को, लीडरशिप को लेनी है ना। अब मेरे हिसाब से जो मेरी एनालिसिस है वो ये है, क्यों ये किया गया? वो इसलिए था क्योंकि आइडली चाहते नहीं थे प्रधानमंत्री या कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप कि
आर्मी को ये पता चले कि हम उनसे एक्चुअली दोस्ती कर रहे हैं और हम साइन भी करने वाले हैं। ओके। क्योंकि देखिए ना, आप डेट्स देखिए, 31 अगस्त और 10 सितंबर जब साइन हो गया तो वो जिम्मेदारी इनको दे दी, जानते हुए कि वो शॉट नहीं फायर करेंगे। देखिए ना, पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी प्रधानमंत्री हो। जी, लेकिन जनरल कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया। नहीं देखिए, अकेला तो ये है ना कि एक तो उनके ऊपर पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि आप नहीं करेंगे। फाइनली जब 2 घंटे के बाद उनको बताया गया, अकेला इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो डिसीजन वो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब आप अगर ये शॉट फायर करते, मामला बढ़ जाता, लड़ाई हो जाती। देखिए, लड़ाई एक तो होती है जो फील्ड में होती है, उसके बाद आपको इंटरनेशनली देशों से बात करनी है, उसको जुटानी है, उनकी ओपिनियन। देखिए ना, 71 की लड़ाई में मिसेस इंदिरा गांधी ने क्या किया? 6-8 महीने लिए हाँ, उन्होंने लड़ाई के पहले। हाँ, वो क्योंकि प्रिपरेशन चल रही थी। फिर ये जिम्मेदारी है पॉलिटिकल लीडरशिप की कि आपको पब्लिक ओपिनियन इंटरनेशनल एरिना में अपने फेवर में करनी है। फिर आपको इंश्योर करना है कि जो आपकी सप्लाईज हैं जो लड़ाई में चाहिए होंगी, या पता नहीं एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है कितना वक्त लगेगा, तो वो भी आपको लानी है। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई में बहुत सारा काम होता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप को करना पड़ता है, कंधा देना पड़ता है मिलिट्री लीडरशिप को अपना काम करने के लिए। तो अगर मिलिट्री लीडरशिप को ये बता दिया जाए कि साहब आप जो उचित समझे, तो वो क्या करेगा? ये इसकी वजह जिम्मेदारी से भागना माना जाए या चीन का डर माना जाए? चीन के मामले में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने से कतराते हैं, भागते हैं। चीन का नाम तक लेने से वो घबराते हैं या डरते हैं, जो भी कह लें आप। तो क्या वजह थी कि इस तरह का निर्देश दिया गया जनरल को? देखिए, 15 जून 2020 को गलवान हुआ। 17 जून 2020 को जयशंकर ने वांग ही से बात करी। उसमें लिखा हुआ है, ये बात करी कि आप जो है ये आपकी गलती है। 19 जून को प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि कोई आया ही नहीं है। उसके बहुत महीनों के बाद बयान आया जयशंकर का, किसी टेलीविजन चैनल पे बैठे थे और कहते हैं मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, मैं छोटी इकॉनमी हूँ। भाई, इकॉनमी से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान हमसे जंग लड़ता है, उसकी कितनी छोटी इकॉनमी है। अफगानिस्तान है, वो क्या है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर? पॉलिटिकल विल होनी चाहिए लड़ाई की। अफगानिस्तान में 2 सुपर पावर्स, एक तो सोवियत यूनियन और एक अमेरिका को लताड़ दिया उन्होंने। तो ये चीज़, ये इकॉनमी की बात नहीं होती, ये आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सरहद की बात है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो जयशंकर ने कहा ये इकॉनमी है। नहीं, आप लड़ेंगे अपने देश के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। आप साहब ये कैसे कह सकते हैं कि कोई आया नहीं है? अगर कोई आया नहीं है तो अभी बातचीत किस बात पे हो रही है? बिल्कुल, लेकिन ये विल पावर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त दिखलाई पड़ती है। सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, ऑपरेशन सिंदूर, तुरंत हमने अटैक कर दिया। तो नहीं, क्या मैं आपको ये यहाँ दोनों पे नहीं, मैं आपको यहाँ थोड़ा-सा करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, जो मैंने समझा है, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से इस चीज़ों को मैं फ़ॉलो करता हूँ, जो अभी हमारी सरकार है, उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। जैसे कि आपने मिसाल दिया बालाकोट का, लीजिए आप। बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में एयरफोर्स थी, वो रात के टाइम एरिया में जहाँ रडार नहीं था, जहाँ वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज़ ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहाँ जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कन्फ्यूजन में। हमारे मरे थे ना, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। अच्छा, अभी रिसेंटली जो उस समय एयर चीफ होते थे धनुआ, वो एक किसी चैनल पे बता रहे हैं कि हमारे पास तो ब्लास्ट पेन ही नहीं थे। ब्लास्ट पेन का मतलब होता है कि आपका जो बड़ा एयरक्राफ्ट है, जैसे सुखोई 30, तो उसको रखने के लिए आपको अंदर सिक्योर करने के लिए वो बनाए जाते हैं। वो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारा मिग 21 वहाँ थे, उसको लगा दिया। अच्छा, मेन बात क्या है, जब उन्होंने अपना ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उस समय इंडियन एयरफोर्स ने पब्लिकली ये कहा कि हाँ, जो इन्होंने किया है वो लड़ाई है, पर हमने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, सिंदूर में आई है। सिंदूर में ये था कि हमें उनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है। देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है, अगर आप वहाँ मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में। तो ये आप जो कह रहे हैं, बल्कि बताकर हमने हमले किए। नहीं, ये भी कहा गया कि हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। नहीं, वो उस पर शक है, उस बात पर। कहने का मतलब ये है, उनको पता था। उनको इसलिए पता था क्योंकि चीन उनकी मदद कर रहा था, पूरी बैटलफील्ड की उनके पास विजिबिलिटी थी, तो उनको पता था हमारे हवाई जहाज क्या है, उनको पता था। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि आप मिसाइल फेंकिए और हम उसका जवाब देते हैं। और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के, काफ़ी हुआ है, हम उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं है,
ये बात ये है कि एक नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा हुआ है अभी तक कि हम लड़ाई तो करना ही नहीं चाहते, पर हम दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं बहुत बहादुर हैं। और पहली बार देखिए ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों सरहद के ऊपर हमारी लड़ाई हो रखी है। चीन के साथ भी वहाँ फ़ौज बैठी है, पाकिस्तान के साथ भी फ़ौज बैठी हुई है। ये पहले कभी नहीं हुआ, एक ही होता था, सिर्फ पाकिस्तान होता था। तो ये मेरे ख्याल में तो ये बात नहीं है कि हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, वहाँ भी नहीं लड़ना हमको। जी, तो एक नैरेटिव बनाना है नैरेटिव कि हम घुस के घर में कि घुस के मार मारते सकते हैं, दिस इज़ द नैरेटिव। ये एक नैरेटिव है कि उससे क्या होता है कि लोग को ये होता है कि अच्छा किसी भी प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं किया कि घुस के मार दिया। बेसिकली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अरे बाबा, जब आप घुस के मारते हैं तो फिर आपको लड़ाई भी करनी है। पर वो वाला जो पार्ट होता है, लड़ाई वाला पार्ट, फिर वो एक नैरेटिव बन जाता है। ये जो इनके अपना टेलीविज़न चैनल है, सारी गोदी मीडिया है, फिर वो उस बात को दबा देते हैं और फिर वो दूसरी तरफ शुरू हो जाती है कि हमने अभी इसी को देख लीजिए आप, सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहाँ पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज़ का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका ज़िक्र ही नहीं करते हैं और उस किताब में ज़िक्र ही नहीं है। ये कहना कि हमने 10 मई को वहाँ पे बहुत उनका नुकसान किया, ठीक है हमने किया, अच्छी बात है, लड़ाई है तो होना चाहिए उनका नुकसान भी। पर हवाई जहाज़ की लड़ाई सबसे अहम होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और वहाँ जो हुआ हम बात ही नहीं करना चाहते। और इसी की बुनियाद पर कि एयर वॉर में क्या हुआ, ट्रंप है वो बोल रहे हैं कि ये क्या कहते हैं 7 हवाई जहाज़ गिरे हैं। उनके प्रधानमंत्री अब तो वो 10 पर आ गए हैं। हाँ, 10 खैर, राफेल गिराने की उनके बात जो कर रहे प्रधानमंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं कि हमने 7 इनके हवाई जहाज़ गिराया और हमने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देना ही नहीं चाहते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा मीडिया हमारा हो जो पूरा ऑब्जेक्टिव मीडिया हो, तो वो सरकार से ये सवाल उठाएगा कि साहब ये बताइएगा, जब वो ये यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं तो हमारी क्या पोजीशन है, वो आप बताइएगा। वो नहीं कोई पूछ रहा है। हैं। सानी साहब, ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ ठीक है, लेकिन उससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस का वो है फासला है वो कितना है, या हम पाकिस्तान के मुकाबले कितने तैयार हैं, या पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर हम पर किस हद तक हावी हो सकता है। ये जो निष्कर्ष निकले उन पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, क्या क्या सबक हैं? मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ। ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके पहले मैंने वीडियो करे थे और मैंने समझाया था कि क्यों हमको नहीं करना चाहिए कुछ भी एयर अटैक, क्योंकि चीन उनकी मदद करेगा। हमने किया, बहुत बड़ा नुकसान उठाया है सिंदूर में। वो असलियत है, वो असलियत है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है। अभी वो कुछ नहीं करेंगे, उनके भी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते इस जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ ये मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और ये मैं देश के हित में बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं देश के खिलाफ हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं। क्यों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे हिसाब से मोदी सरकार को सबक मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर में, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई अटैक भी होता है तो हम कोई और जरिया ढूंढेंगे, पर अगर किया तो वो हमारे हित में नहीं होगा। नतीजा, हमें 1 साल पूरा प्रेसिडेंट ट्रंप ने पब्लिकली हमारी बेइज्जती करी है मुल्क की। नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ, और आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। ये नैरेटिव बिल्डिंग है, हम ताकतवर हैं। ये नैरेटिव बिल्डिंग है कि हम compete कर सकते हैं चाइना के साथ रीजनली। ये देखा जा रहा है कि भारत धीरे धीरे चारों तरफ से घिरता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन तो हमारे पहले से ही जिस तरह के संबंध हैं, फिर बांग्लादेश में भी चीन आ गया है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। और आपने वो पूरा जो पूरा साउथ एशिया है उसको खाली छोड़ दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान शुड बी सीन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर इन साउथ एशिया। अब पाकिस्तान हमारे से इकोनॉमिक्स में तो नहीं कर सकता टक्कर, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीन है। वो इसलिए रहेगी क्योंकि बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उसने पाकिस्तान मिलिट्री के साथ संबंध बहुत गहरे कर लिए हैं, वो नहीं टूटेंगे सरकार बदलने से। बिल्कुल सीपेक है। हाँ, तो हमने तो छोड़ दिया ना इसको पूरे, हमने। और चाबहार पोर्ट हमारे हाथ से निकल गया। देखिए, वो तो कभी था ही नहीं हमारे पास। आज पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है मैप पर, अगर हमारे रिश्ते नॉर्मल हो जाए पाकिस्तान के साथ, उनको फ़ायदा होगा, हमको फ़ायदा होगा। और मैं आप तो कहने का मतलब ये है कि
इकोनॉमिकली तो हावी हो रहा है चीन हमारे एरिया पे, साउथ एशिया में, और मिलिटरिटी वो प्रॉप कर रहा है पाकिस्तान को। कल को बांग्लादेश को भी कर सकते तो हैं। मैं जब कह रहा हूँ वो उसको कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। चेंज ऑफ गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बांग्लादेश में, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जी क्योंकि जो संबंध मिलिट्री टू मिलिट्री होते हैं वो हमेशा बहुत तगड़े होते हैं ऐसे देशों के अंदर, छोटे छोटे देशों में बहुत बड़े तगड़े होते हैं। तो उसके लिए हर तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है, किस तरीके से हम दिखाएं कि साहब हमारी नेशनल सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है, हम चीन को भी रोक सकते हैं, पाकिस्तान को भी रोक सकते हैं। तो पर हम लड़ते तो है नहीं, लेकिन ये तो एक्सपोज हो चुके हैं अब। उससे तो इज्जत बन जाती है सरकार की, कहाँ, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस में। सारा काम ये है डोमेस्टिक ऑडियंस, क्योंकि मेरी समझ जो मुझे आई है, फोकस जो है सरकार का वो इलेक्शंस पर है। ये जो मुझे बात समझ तो ये थे परवीन सवानी, जो कि एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं और वार को बड़ी डीपली कवर करते हैं। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भी कवर किया था और उस वक्त ये सारी चीज़ें बताई थी कि हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते। लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और वो सब कुछ जो कुछ इन्होंने कहा था वो सब सच साबित हुआ। यही वो चीज़ इस वक्त भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप भी इस तरह की वीडियोस को देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।